एक बार की बात है, दो दोस्त हीरा और प्रकाश जंगल में खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो दोनों जंगल में भटक जाते हैं। हीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों जंगल के गलत रास्ते पर आ गए हैं। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी तक हमारे पास नहीं पहुँच रही। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि डर गए हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता, पर आज पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। अभी थोड़ी और देर की बात है, जब हमारे हाथ खजाना लगेगा तब तुम्हारा ये डर और ये अजीबपन सब दूर हो जाएगा। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए आगे चले जा रहे थे कि तभी प्रकाश को कहीं से खाने की खुशबू आने लगती है। ये खुशबू तो खाने की आ रही है, और ये खाने की खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इतने घने जंगल में कौन रहता होगा। जरूर कोई इंसान ही होगा, तभी तो खाने की खुशबू आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों दोस्त खाने की खुशबू के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बांस से बना झोपड़ा दिखाई देता है, जिसकी खिड़की से धुआं भी निकल रहा होता है। हीरा और प्रकाश झोपड़े के नजदीक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, कोई है? अंदर झोपड़े में अगर कोई है तो कृपया बाहर आइए। तभी झोपड़े के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर मेरे खाने की खुशबू तुम्हें मेरे पास खींची लाई। मैं भी क्या करूं, मैं खाना जो इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ। वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं यहाँ अपने लिए नहीं, तुम जैसे राहगीरों के लिए रहती हूँ। यहाँ जंगल में जो भी आता है खो जाता है। खोने के बाद वो भूखा प्यासा यहीं जंगल में तड़प तड़प कर अपना दम ना तोड़ दे, इसलिए मैं उन सब के लिए यहाँ खाना बनाती हूँ। ये मेरा छोटा सा बांस का ढाबा है। क्या तुम दोनों मेरे ढाबे का खाना खाना पसंद करोगे? मैं खाने के कोई पैसे नहीं लूंगी, जितना मन करे पेट भर कर खाना। बूढ़ी औरत दोनों को अपने बांस से बने ढाबे के अंदर ले जाती है और उनके लिए खाना परोसती है। हीरा और प्रकाश को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। काकी, आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मेरा तो पेट भर गया, पर मन नहीं, इसीलिए मैं तो और खाऊंगा। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। दोनों दोस्त खाने में व्यस्त थे कि तभी खाते खाते उन दोनों के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे घुटन सी महसूस क्यों हो रही है? तभी बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है, दिखने में बहुत डरावनी। प्रकाश, ये कोई बूढ़ी काकी नहीं, ये तो कोई चुड़ैल है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पूछोगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। हमारे पास जो है हम सब तुम्हें दे देंगे। और हाँ, हम इस जंगल में खजाना खोजने आए थे, वो भी हम तुम्हें दे देंगे मिलने पर। खजाना? मेरा ही खजाना मुझे देने चले हो? यहाँ कोई भी आता है मुझसे बचकर नहीं जाता। देखो जरा अपने आप को। तभी दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल मक्खी के बराबर। ये तुमने हम दोनों का क्या कर दिया? हमें कीड़ा मकोड़ा क्यों बना दिया? मुझसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा बोलोगे तो अपने पैरों से मसल दूंगी तुम्हें। चुड़ैल उन दोनों को एक कांच के कार में बंद कर देती है। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से अच्छा खाना बनाने में लग जाती है। मेरा ढाबा है सबसे न्यारा, एक बार जो मेरे हाथ का बना खाना खाए तो खाता ही जाए।
हीरा, इस चुड़ैल ने हमें एक तो इतना छोटा कर दिया है, ऊपर से हम दोनों को इस जार में बंद कर दिया। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हम बहुत छोटे हो गए हैं। अगर हम किसी से मदद भी मांगे तो कैसे मांगे? हमारी आवाज जंगल से बाहर तो क्या इस जार के बाहर तक भी नहीं जाएगी। इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक पांडु नाम का आदमी खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने आता है। तभी उसकी नजर चुड़ैल के ढाबे पर पड़ती है। जंगल के बीचों बीच ये क्या है? कौन होगा वहाँ? और उसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। पांडु, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है, इसीलिए निकल चल यहाँ से। चुड़ैल पांडु को देख लेती है और पांडु को वो जाने नहीं देती। उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। मेरे ढाबे का खाना खाए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो अंदर। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं खाना खाकर ही घर से निकला था। पांडु के ना कहने से चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और जबरदस्ती पांडु को खींचती हुई अपने ढाबे में ले जाती है और जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। मेरा पेट भर चुका है। अब जाने दो मुझे, जाने दो। जाओ जाओ, भागो, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ। तभी पांडु बहुत छोटा हो जाता है और भाग नहीं पाता। ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अपने बच्चों से कैसे मिलूंगा? चुड़ैल उसे भी एक जार में बंद करके एक कोने में टांग देती है। तभी ढाबे पर एक बहुत सुंदर सी लड़की आरती आती है और वो चुड़ैल को माँ कहकर पुकारने लगती है। माँ, मैं आ गई। बहुत दिन लगा दिया मेरी बेटी तुमने। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी हर पल कितनी याद आई। आजा मेरी बेटी, अपनी माँ के गले लग जा। माँ, एक बात बोलूं? हाँ मेरी बेटी, बोलो। माँ, ये ढाबा जंगल में नहीं चलेगा, इसे बंद कर दो। वैसे भी यहाँ जंगल में कौन आएगा हमारा खाना खाने? बेटी, तुम्हें नहीं पता कि हमारा ये ढाबा कितना मशहूर हो गया है। हमारे ढाबे पर खाना खाने लोग दूर दूर से आते हैं। तुम देखना, एक दिन ये ढाबा जंगल को एक शहर में बदल देगा। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, नहीं, गाड़ियाँ और बड़े बड़े मकान होंगे। ठीक है माँ, अब मुझे खाना खिला दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल आरती के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, क्योंकि आरती खुद से नहीं खा सकती थी, क्योंकि आरती के दोनों हाथ नहीं थे। सुबह का समय था, आरती सोई हुई थी। तभी चुड़ैल जंगल के बाहर जाती है, रूप बदल कर वही बूढ़ी औरत बनकर, और आते जाते लोगों को अपने बांस के ढाबे पर मुफ्त में खाने का न्योता देने। मेरे ढाबे पर आओ और पेट भरकर मुफ्त में खाना खाओ। मेरे मुंह में तो पानी भर आया। ये सब तो मैंने कभी नहीं खाया। बूढ़ी औरत आगे आगे और सभी लोग उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने पर चुड़ैल का बांस का ढाबा आ जाता है। बांस से बने ढाबे को देख सभी चौंक जाते हैं, पर उन सबका ध्यान सिर्फ खाने पर था। पर कोने में लटके जार के अंदर जो लोग बंद थे वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, आवाजें देते हैं, पर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी लोग चुड़ैल का बना खाना खा चुके हैं। चुड़ैल जब लोगों को जार में बंद करके छुपा रही होती है, तभी आरती पीछे आ जाती है और पूछने लगती है, माँ, क्या छुपा रही हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ जरा। कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ पुराना सामान रख रही थी। आरती को कुछ अजीब लगता है, पर बिना हाथ के वो कुछ नहीं कर सकती थी। चुड़ैल सभी को छुपाकर बाहर चली जाती है। अब चारों तरफ सन्नाटा था कि तभी आरती को कुछ आवाज सुनाई देती है। कौन है? दोनों मिलकर जार को खिसकाते हुए किनारे तक तो ले आते हैं, पर उसे नीचे नहीं गिरा पाते। पर आरती की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? हीरा इशारा करके जार को खोलने के लिए बोलता है, पर हाथ न होने की वजह से आरती जार को खोल नहीं पाती। अब आरती अपने मुंह से जार को खोल देती है। हीरा और प्रकाश चुड़ैल की हरकतों के बारे में सब बता देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। माँ, ये सब तुमने क्यों किया? 4 साल पहले तुमने बड़े ही प्यार से ये ढाबा खोला था, पर इस ढाबे पर लोग खाना खाने तो आते, पर पैसे नहीं देते खाने के। जब हमने इनकी शिकायत सरपंच से की तो सरपंच भी इन सब के साथ मिल गए और रातों रात हमारा ये बांस का ढाबा उन्होंने तुड़वा दिया।
उसमें आग लगा दी। उसी आग में तो मैं मर गई, पर तुम्हारे ये हाथ चले गए। बस मैं तुम्हारे साथ रहकर इन सब का बदला लेती रही। माँ तुम बहुत अच्छी हो, पर जो हुआ सो हुआ, इन सब को छोड़ दो, जाने दो। बेटी की बात मानकर चुड़ैल सभी को पहले जैसा कर देती है और जाने देती है। एक बार की बात है, एक शहर में घर घर टिफिन नाम की एक गुमनाम टिफिन सर्विस बहुत मशहूर हो रही थी। इस टिफिन सर्विस को कौन चला रहा था ये कोई भी नहीं जानता था, पर इस टिफिन सर्विस के बहुत कस्टमर्स थे और सब जानना चाहते थे कि इतना अच्छा खाना भला कौन बना रहा है। जब भी कोई टिफिन ऑर्डर करता, टिफिन उसके घर के बाहर पहुंच जाता था और ऑर्डर करने वाले डिलीवरी मैन को भी कोई नहीं देख पाता था। एक बार सिया नाम की एक लड़की थी जिसका हाल ही में इसी शहर के एक मशहूर कॉलेज में एडमिशन हुआ था। सिया का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी चीजों में लगा रहता था। सिया एक यूट्यूब चैनल चलाती थी जिस पर वो हमेशा अजीबोगरीब रहस्यमयी चीजों और भूतिया जगहों के बारे में डाला करती थी। सिया को व्यूज भी बहुत मिलते थे। सिया इस शहर में नई थी, इसलिए वो रूम किराए पर लेकर रह रही थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार पिंकी, मैं तो ये रोज रोज बाहर कैंटीन का खाना खाकर न थक गई हूँ। देखो मुझे, मैं कितनी पतली होती जा रही हूँ और इस तरह चला तो मैं जल्दी ही हॉस्पिटल में मिलूंगी तुम्हें। अरे तो तुम वो टिफिन सर्विस लेना क्यों नहीं शुरू कर देती, घर घर टिफिन। तुम्हें पता है आधा शहर उसी टिफिन सर्विस से टिफिन मंगाता है। अच्छा, तो इस टिफिन सर्विस का मालिक कौन है पिंकी? वो तो कोई भी नहीं जानता। क्या? हाँ, अरे सिया, लोग इस टिफिन सर्विस को गुमनाम टिफिन सर्विस भी कहते हैं। इसका खाना तो लाजवाब होता है और स्टूडेंट्स के लिए सस्ता भी, पर इसे चलाता कौन है वो नहीं पता। तो मैं कॉल किसे करूं? अरे वो तो इस टिफिन सर्विस की वेबसाइट ऑनलाइन अवेलेबल है। तुम वहां जाकर अपना नाम और एड्रेस डाल दो और पेमेंट भी ऑनलाइन कर दो और तुम्हारा टिफिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। वाह, ये तो सही है, फिर मैं भी इसे ट्राई करूंगी। ओके सिया, चलो मैं चलती हूँ। पिंकी के जाने के बाद सिया भी घर निकल जाती है। सिया घर पहुंचते ही उस टिफिन सर्विस की वेबसाइट को खोलती है और अपना नाम और एड्रेस डाल देती है। कुछ ही देर में उसके घर की डोरबेल बजती है। सिया दौड़कर डोर खोलती है, पर बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता है तो बस एक टिफिन बॉक्स जो कि जमीन पर रखा था। उसे वहां रखकर कौन गया ये सिया नहीं देख पाती। अरे आखिर इतनी स्पीड में टिफिन को यहाँ रखकर गया कौन? छोड़ो, मुझे क्या, पहले टिफिन खाकर देखते हैं आखिर ये है कैसा। सिया टिफिन को उठाती है और अंदर रूम में चली जाती है। वो अपना टिफिन खोलती है और देखती है कि उसके अंदर जो खाना रखा था उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खाती है और सिया को खाना बहुत पसंद आता है, पर टिफिन खाने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसका ये जानने का मन करने लगता है कि आखिर ये खाना बनाया किसने और इस टिफिन को देने कौन आया था। फिर सिया सोचती है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है और इसके बारे में अपने चैनल पर अपलोड करूं, तब तो मैं मशहूर हो जाऊंगी और मेरी वीडियो को बहुत व्यूज भी मिलेंगे। यस, अब तो मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इस गुमनाम टिफिन सर्विस के पीछे आखिर है कौन। अगले दिन सिया का टिफिन फिर से उसी समय उसके डोर पर पहुंच जाता है, पर इस बार भी सिया ये नहीं देख पाती कि टिफिन देने आया कौन। कई दिनों तक यही चलता रहता है। फिर एक दिन सिया फैसला करती है, अब तो चाहे कुछ भी हो मैं जान कर ही रहूंगी कि ये है कौन जो मुझे टिफिन देने आता तो है पर दिखता नहीं, और कौन है इस टिफिन सर्विस के पीछे। अगले दिन जब टिफिन आने का समय होता है, सिया घर के बाहर ही छुप जाती है और देखती है कि एक सुंदर लड़की सिया के दरवाजे तक आती है और चुपचाप टिफिन रखकर तुरंत सड़क की तरफ चली जाती है। सिया उसका पीछा करती है और देखती है कि वो लड़की एक एक्टिवा पर बैठकर कहीं जाने लगती है। सिया भी अपनी स्कूटी उठाती है और जल्दी से उस लड़की के पीछे जाती है। आज तो मैं इस टिफिन वाली का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। पर ये जा कहाँ रही है? ये तो एकदम शहर के बाहर की तरफ कहीं जा रही है। वो लड़की अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ी ही देर में शहर के बाहर बने एक खंडहर के पास जाकर रुक जाती है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो बिल्कुल सुनसान थी। देखकर ये कहना भी मुश्किल था कि यहाँ पानी और बिजली आता होगा। सिया अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे खड़ा कर देती है और छुपकर उस लड़की को देखने लगती है। लड़की बिल्डिंग के अंदर अरे ये इस खंडहर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर क्यों जा रही है? यहाँ पर भला कोई टिफिन सर्विस कैसे चला सकता है? सिया बिल्डिंग की एक खिड़की से अंदर झांकने लगती है और इतना ही नहीं, वो अपना कैमरा खोलकर सब रिकॉर्ड करने लगती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर सिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुंदर लड़की बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस जगह पर बहुत सारे टिफिन और खाना बनाने का सामान रखा था। ये सब देखकर सिया को कुछ समझ नहीं आता और तभी चुड़ैल की नजर खिड़की के पीछे खड़ी सिया और उसके कैमरे पर पड़ती है। ए, कौन है वहाँ? जल्दी अंदर आओ वरना अच्छा नहीं होगा।
सिया चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। कौन हो तुम? और ये कैमरा? तुमने मेरा पीछा क्यों किया? तुमने मेरा पीछा किया और अपने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? सब सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगी। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्या? वो दरअसल मैंने तुम्हारी टिफिन सर्विस मंगाई थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा टिफिन ले रही हूँ, पर मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये टिफिन इतना अच्छा बनाता कौन है, इसलिए आज मैंने तुम्हारा पीछा किया। मुझे लगा अगर मैं ये जान जाऊंगी कि ये गुमनाम टिफिन सर्विस कौन चला रहा है तो मेरे चैनल पर मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इतना कहकर चुड़ैल सब्जियों के पास रखा एक बड़ा सा चाकू उठाती है। सिया चाकू देखकर डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अरे अरे रुक जाओ, भला तुम मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा चैनल कौन चलाएगा? वाह, यहाँ तुम मरने वाली और तुझे अपने YouTube चैनल की पड़ी है। नहीं, अगर तू यहाँ से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये टिफिन सर्विस एक चुड़ैल चला रही है और फिर कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा। तभी उस बिल्डिंग में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। वो देखता है कि चुड़ैल के हाथ में चाकू था और सिया डरी हुई कोने में खड़ी थी। सिया बच्चे को अंदर आता देखकर उससे कहती है, अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ घर जाओ वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। बच्चा सिया की बात अनसुना कर देता है और दौड़कर चुड़ैल के गले लग जाता है। सिया ये सब देखकर दंग थी। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी और ये किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। चिंता मत करो। क्या ये चुड़ैल तुम्हारी माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरा बेटा है। कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी, पर मेरा पति मुझे बहुत मारता था। पहले मुझे लगता था कि बच्चा होने के बाद शायद वो मुझे मारना बंद कर दे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने मेरे बच्चे को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। वो खुद तो काम करता नहीं था और जब मैं काम करने की बात करती तो वो मुझे भी पीट देता। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। किसी तरह परिवार वालों की मदद से मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और अपनी एक टिफिन सर्विस शुरू की। पर मैं काम कर रही हूँ और खुश हूँ ये जानकर जैसे उसका सुख चैन चला गया। उसने गुस्से में आकर मुझे और मेरे परिवार को मार डाला। मेरा बेटा उस वक्त स्कूल में था इसलिए बच गया और मैं चुड़ैल बन गई। अपने बेटे की चिंता की वजह से मैं इसे अपने साथ इस खंडहर में ले आई। यहाँ मेरा पति मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ सकता था और मैं इसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने ये टिफिन फिर से शुरू किया। अगर सबको पता चल गया कि मैं चुड़ैल हूँ तो कोई मुझसे टिफिन नहीं लेगा और फिर मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा और भूख से मर जाएगा। मैं सब समझ गई। तुम चिंता मत करो चुड़ैल, मैं इस सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम अपनी टिफिन सर्विस ऐसे चला सकती हो जैसे तुम अब तक चला रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर अगर तुमने वो वीडियो कहीं डाली या किसी को इस बारे में बताया तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और उम्मीद है कि मेरा टिफिन मुझे टाइम से मिल जाएगा। दोनों हंसते हैं और सब ठीक हो जाता है। इसी तरह गुमनाम टिफिन सर्विस हमेशा के लिए गुमनाम ही रहती है।